अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग सुनने जा रहे हैं द मीडियम के एपिसोड 2 और इसकी राइटर हैं नूर राजपूत। और हम लोगों ने इसकी एपिसोड 1 सुनी। उसमें मेरा जो रिव्यू था वो ये था कि हमें ज़्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन जहाँ तक समझ आई वो ये कि ये एक हॉरर टाइप का नावल है। मतलब इसमें ज़्यादातर ना जादू और इस टाइप की कहानी है। तो अभी फ़िलहाल फ़र्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने क्या करेक्टर्स वगैरह के बारे में जाना कि कितने कितने यहाँ पर हमारे पास करेक्टर्स हैं और किन की स्टोरी है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे ताकि हमें आगे का पता चले। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए। होप्स हो कि नूर राजपूत की पुरानी जितनी भी हम लोगों ने तहरीरें पढ़ी हैं ये भी उन्हीं की तरह बहुत अच्छा और मज़े का होगा। तो चलें, अब मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगी आपको। अगर आपने सुनना है हॉरर स्टोरी तो आप लोग पीछे से जाकर फर्स्ट एपिसोड सुने और उसके बाद सेकंड एपिसोड पर आएँ और हमें ज्वाइन करें। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप लोग हमारी पूरी वीडियो को सुनकर जाएं। तो बस हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेडी सेट गो। कैसे हो रेहान? जीनी आपी ने प्यार से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? रेहान ने खुशदिली से जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम काफ़ी दिनों से हवेली नहीं गए। खैरियत तो है ना? जी खैरियत ही है बस। क्या बस रेहान, थक चुके हो क्या? जीनी आपी फीका सा मुस्कुराई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप जानती है कि मैं उसे उस हालत में नहीं देख सकता। आप जानती हैं वो इतनी बेवकूफ़ है कि हाथ जला लिए। रेहान को गुस्सा था इस बात पर, इसी वजह से वो 4-5 दिनों से हवेली नहीं गया था। तो उसकी बेवकूफ़ी को ख़त्म करो ना। अगर उसको इस हालत में नहीं देख सकते तो इसे इस हालत में पहुंचने ही ना दो। पास रहा करो इसके। तुमसे बहुत सी तवक्कुआत हैं रेहान। कहते कहते आखिर में जीनी आपी का लहजा नम हो गया। मैं जानता हूँ, आप फिक्र मत करें, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। वो मुस्कुराया। तुम्हें पता है ना वो लंदन आ रही है मेरे पास, वो और सिला दोनों। क्या वाकई? जीनी आपी की बात पर रियान को हैरत का झटका लगा। जी बिल्कुल, बहुत थोड़ा वक्त है तुम्हारे पास, जो कर सकते हो जल्दी कर लो। जीनी आपी कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी जबकि रियान सोच में पड़ चुका था। कैसी हैं आप मिस हनिया गिलानी? एंड सॉरी दानिश ने जो भी किया इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दाऊद ने अपने सामने बैठी हनिया से माजरत की। इट्स ओके, वो मुस्कुराई। आप ये बताएं कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हनिया ने सवाल किया। मुझे सब जानना है, वो जलजला, वो शहर की सड़क का फटना, फिर अचानक रुकना, वो सब क्या था? दाऊद की सुई वहीं अटकी हुई थी। क्या जानना इतना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, तब भी तो इधर बुलाया है आपको, दाऊद ने संजीदगी से जवाब दिया। पूछें आप, जितना मुझसे हो सका मैं आपको बताऊंगी। आपको याद है जब हम पहाड़ पर खड़े थे और आपने चट्टान में पड़ी दरार पर हाथ रखकर कुछ महसूस किया था? क्या था वो? दरअसल मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि जो जलजला आया था इसकी वजह क्या थी। क्या वजह थी इसकी? दाऊद ने बात काटी। इसके चेहरे पर तजस्सुस फैला था। मैं खुद उस बारे में नहीं जानती थी, मगर इसकी वजह किसी आतिशफिशा का फटना नहीं था, बल्कि दाऊद ने दिलचस्पी से पूछा। कुछ था ज़मीन के नीचे, कोई बहुत बड़ी मखलूक जो इस इलाके से गुजरी थी, जिसकी वजह से वहाँ दरारें पड़ गई थी। और वो क्या मखलूक थी? दाऊद को हैरत हुई। सब कुछ यहाँ नहीं बता सकती। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। इतना कहने के बाद वो उठी और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। दाऊद इसके पीछे लपका। क्या वो कुछ एलियन टाइप था? दाऊद ने खुद ही पूछ लिया। हो सकता है, लेकिन मैं इसे जान नहीं पाई। वाह, कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा। दाऊद काफ़ी पुरजोश था। और आप? हनिया ने रुक कर पूछा। हमेशा की तरह इसके हाथ आज भी लंबे कोट की जेबों में कैद थे। मुझे यकीन है मिस वंडर, तभी आपसे सुनता हूँ। अगर मुझे यकीन ना होता तो कभी ना आता आपके पास ये सब जानने के लिए, दाऊद ने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे चलना चाहिए, कुछ देर बाद बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी और मैं इससे पहले ही घर जाना चाहती हूँ। हनिया ने स्याह होते आसमान को देखते हुए कहा। श्योर। दाऊद ने गले में लटके हेडफोन्स को दोबारा कानों पर लगा लिया। इसे इस लड़की से मिलकर हमेशा ही अच्छा लगता था। अजीबो गरीब सी, कुछ भटकती हुई, हमेशा किसी तलाश में, किसी खोज में रहती थी मिस वंडर। वो वहीं खड़ा रहा जब तक वो तेज़ होती धुंध में कहीं गायब नहीं हो गई थी। मीरा कहाँ हो तुम? सिला किसी आंधी तूफान की तरह इसके कमरे में दाखिल हुई। क्या हो गया है सिला, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मीरा ने झुंझला कर पूछा। अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। सिला बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझे भी बताओ, आखिर क्या अच्छा होने जा रहा है? द आर्ट ऑफ वॉर बाय जुंग टू की किताब मेरी मीरा की साइड टेबल पर रखते हुए पूछ रही थी। रेहान भाई ने बताया कि अब्बू, ताई, अम्मी और उनकी बेटी वो सब आए। अच्छा, मगर क्यों?
रियान के ताया मीरा के चाचू सरमद के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और वो दोनों के घरों में काफ़ी आना जाना भी था। वो इसलिए कि रियान भाई चाहते हैं कि तुम्हारे लंदन जाने से पहले इनकी और तुम्हारी मंगनी हो जाए। सिला ने इसके गले में बाजू डालते हुए गोया धमाका किया। वो नहीं चाहते कि तुम उनसे मंसूब हुए बिना ही चली जाओ। और फिर वहाँ जाकर सिला और भी कुछ कह रही थी, जबकि मीरा के दिमाग में तो जैसे धमाके हो रहे थे। वो जानती थी कि रियान इसमें इंटरेस्टेड था, लेकिन वो ये सब करेगा इसे अंदाज़ा नहीं था। वो अपनी नोटबुक पर झुकी होमवर्क कर रही थी। बाहर मौसम साफ सुथरा, खिलाफे मामूल इसका मूड अच्छा था। हनी अचानक सरगोशी हुई और इसे एक झटका लगा। इसने गर्दन मोड़कर खिड़की की तरफ देखा जिसका पर्दा हिल रहा था। वो अपनी कुर्सी से उठी और बालकनी की तरफ बढ़ी। बाहर मौसम एकदम अबर आलूद हो गया था। सियाह बादल जाने कहाँ से आए थे। ठंडी हवा ने इसके चेहरे को छुआ। हनी, सरगोशी दोबारा हुई। इसने आंखें खोल कर देखा तो सामने तेज होते अंधेरे में वो नजर आया, दूर खड़ा। जब भी वो आता था मौसम ऐसे ही खराब हो जाता था, लोग सहम से जाते थे। एक वो थी जिसका डर खत्म हो जाता था। इसे वो बहुत अपना अपना सा लगता था। जब भी वो आता था मौसम ऐसे ही लोगों को सहमा जाता था। कौन हो तुम? इसने अटकते हुए पूछा। हनी, इसे पुकारा गया। वो इसे पुकारता था बस, जैसे इस नाम से कुछ जुड़ गया हो इसका। और हनी को इसकी पुकार सुनने की आदत हो गई थी। वो खुली खिड़की में खड़ी थी। एक पल के अंदर वो हनी के पास पहुंच गया और हनी इसी पल में होश की दुनिया से बेहोशी की दुनिया में कदम रख चुकी थी। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आता और हनी होश में रहती? वो था ही कुछ ऐसा, दो दुनियाओं में सफ़र करने वाला, और वो इसे ले गया था। कहाँ? दूसरी दुनिया में। मीरा, कहाँ खो गई हो तुम? सिला ने इसे कंधे से पकड़कर हिलाया। मीरा की रंगत जर्द हो चुकी थी। रिहान ऐसे कैसे कर सकता है? वो इतना ही बोल पाई। क्यों नहीं कर सकता वो ऐसा? तुमने ही टाइम मांगा था ना, और उन्होंने तुम्हें 4 माह का टाइम दिया। अब वो मंगनी करना चाहते हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? सिला ने आबरू उचकाकर पूछा। और मीरा बिना इसकी बात का जवाब दिए एक झटके से उठी और कमरे से बाहर निकल गई, जबकि सिला इसे पुकारती ही रह गई। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। इसका इरादा खुद जाकर रिहान के ताया और ताई को इनकार करने का था। मीरा को यह खबर सुनकर इंतहाई दुख पहुंचा था। रिहान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो बड़बड़ा रही थी। अभी वो पहली सीढ़ी पर भी नहीं पहुंची थी कि जोर से ऊपर आते शख्स से टकरा गई। अलमीरा का सर बुरी तरह से चकरा गया था। मीरा, तुम ठीक हो? रियान ने इसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, और इसकी बात सुनकर मीरा का दिमाग घूम गया। आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? क्यों मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई है? क्यों मेरे पीछे पड़ो? मीरा ने बिना सोचे समझे जो मुंह में आया बोल दिया। रियान सामने खड़ा गूंग रह गया। क्या हुआ मीरा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वो ऐसे पूछ रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी नीयत। श्श्श, प्लीज़ आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे। रियान ने इसकी बात काटते हुए कहा। क्यों बोलूँ मैं आहिस्ता? हाँ क्यों? तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? जब्त के बाइस मीरा की आंखें और चेहरा सुर्ख हो गया। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, रियान ने कहते हुए इसका हाथ पकड़ा और मीरा को इसके कमरे की तरफ ले गया। वो नहीं चाहता था कि इनकी गुफ्तगू कोई और सुने। मेरा हाथ छोड़ो, मीरा चिल्लाई, लेकिन रियान ने इसके कमरे में आने के बाद ही दम लिया और एक झटके से इसका हाथ छोड़ा। अब बोलो जो बोलना है, वो आराम से कहता है। इसकी बेड पर लेट गया, दोनों हाथों को गर्दन के नीचे तकिए बनाकर रखे। वो बगौर इसे देख रहने लगा। तो तुम? मीरा ने उंगली उठाई। दुख और गुस्से की ज्यादती के बायस से इसकी आवाज़ कांप रही थी। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो पूरी तवज्जो से इसे देख रहा था। मेरे कमरे से निकलो। इसकी गहरी नज़रों से खाइफ होकर मीरा ने बस इतना ही कहा और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो इसके सामने रोना नहीं चाहती थी। नहीं जा रहा, जो करना है कर लो। वो ढीठ हुआ। ओके ना जाओ, मैं खुद ही चली जाती हूँ, मीरा ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाओ जाओ, मना किसने किया है? जाओ और जाकर नीचे मुस्कुराते पुरसुकून चेहरे से इनकी मुस्कुराहट छीन लो। वैसे भी तुम यही कर सकती हो। रियान की बात पर मीरा के दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम जैसे जम से गए। जाओ और जाकर नीचे मौजूद अपनी दादों की खुशी छीन लो इनसे। रियान के लहजे में बला का तंज था। सबको अपनी खुशी की परवाह है, किसी के नज़दीक मेरी खुशी मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है। वो पलटी और जवाब दिया। जब्त के बावजूद लहजे में नमी घुल गई थी। क्या है तुम्हारी खुशी? क्या है तुम्हारी मर्जी? वो उठा और चलकर इसके पास आया। बताओ। इसके खामोश रहने पर रियान ने दोबारा पूछा। मेरी खुशी तुम नहीं हो, मीरा ने बिना अटके जवाब दिया। रियान के चेहरे पर एक साया सा लहराया। इसके चेहरे की चमक पल भर को मध्यम हुई। अच्छा चलो बताओ फिर तुम्हारी खुशी क्या है? मेरा वादा है मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ ला कर दूंगा। रियान की बात पर मीरा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा।
सुर्ख होती आंखों में हैरत थी, लेकिन मनाजिर के अलावा। इससे पहले वो कुछ कहती रियान ने बात पूरी की और मीरा सर झुका गई। इसे मनाजिर के अलावा किसी की चाह नहीं थी। फॉर गॉड सेक मीरा, हकीकत की दुनिया में वापस आओ, भूल जाओ इस शख्स को जो है ही नहीं। रियान की बात पर मीरा ने तड़प कर इसे देखा। वो जा चुका है मीरा, 5 सालों से क्यों अपने आप को और अपने से जुड़े रिश्तों को तकलीफ दे रही हो? आखिर क्यों नहीं समझती कि वो वापस नहीं आ सकता? मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर। ठीक है, ना करो मुझसे शादी, ना बताओ मुझसे कोई रिश्ता, लेकिन किसी और से तो बनाओ। अपने से जुड़े रिश्तों को सुकून दो। कभी सोचा है अपनी मम्मी पापा के बारे में, इन पर क्या गुजरती होगी जब लोग तुम्हें अब नॉर्मल कहते हैं? दादो, कभी सोचा इनकी बूढ़ी आंखें तुम्हें अपने घर में खुश देखने के लिए बेताब है? मैं क्यों सोचूं सबके बारे में? इन्हें मुझे मेरे हाल पर छोड़ देना चाहिए। मीरा ने इसकी बात काटी। होश की दुनिया में आओ मीरा, तुम पागल हो गई और तुम सबको पागल कर दोगी। रेहान ने इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। वो तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं। पिछले 5 सालों से जितनी अजियत पिछले 1 साल से मैं तुम्हारी फैमिली की आंखों में देख रहा हूँ, इतनी शायद तुमने 5 सालों में महसूस नहीं की। दादो, सारी सारी रात सो नहीं पाती। क्यों? तुम्हारी वजह से। क्या मनाजिर इनका कुछ नहीं लगता था? जीनी आपी दिन में 10 बार मुझे कॉल करके तुम्हारा पूछती हैं। क्या मनाजिर से इनका कोई रिश्ता नहीं था? क्या इसके जाने का दिक्कत सिर्फ तुम्हें है? क्या आमना पुप्पो, जिनकी आंखों में हर वक्त नमी रहती है, क्या मनाजिर के जाने का दुख तुम्हें है इनसे ज़्यादा? वो इनका बेटा था मीरा, उन्होंने भी खोया इसे, लेकिन वो सोग नहीं मनाती हर वक्त। वो खुश रहकर अपने बेटे की मगफिरत की दुआ करती हैं। तुम किस दुनिया में जी रही हो? होश करो मीरा। वो जलाल की हालत में बोल रहा था और उसे इस तरह बोलता देखकर मीरा हैरान रह गई। तुम्हें मैं नहीं पसंद तो ठीक है, मैं अभी अपने घर वालों को यहाँ से ले जाता हूँ, लेकिन तुम्हें फिर किसी और के साथ को कबूल करना होगा बहुत जल्द। ये वादा करो। रियान ने इसके कंधों से छोड़कर उसके सामने अपने हाथ फैलाए और मीरा हौंक बनी, कभी इसे और कभी इसके फैले हाथों को देख रही थी। वो जिस हकीकत से इतने सालों से मुंह मोड़ रही थी, रियान चंद पल में इसे इस हकीकत को सामने ले आया था। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आया, और भी बहुत से लोग हैं जो मुझे अजीज़ हैं। बहुत से लोगों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं। मैं उनकी उम्मीदों को टूटते हुए नहीं देख सकता, लेकिन मेरा वादा है अलमीरा उस्मान, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। और मीरा को हैरत हो रही थी कि सामने खड़ा हर वक्त गैर संजीदा रहने वाला शख्स इतना संजीदा भी हो सकता था। इसके सारे अल्फाज जैसे दम तोड़ गए। वो बिना कुछ कहे पलटी और दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर निकल गई। पीछे रियान एक गहरा सांस लेकर रह गया। इसका दिल बुझ सा गया था। सेठ सरमद की हवेली एक बार फिर से सजी थी। हवेली में मौजूद सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे और इससे भी ज़्यादा हैरान दादो तो बार बार दुआएं मांग रही थी कि कहीं मीरा बदल न जाए। इन सब की हैरत की इंतहा नहीं रही जब मीरा ने बिना किसी बहस के रियान से मंगनी करने की हामी भर ली थी। और रियान, वो तो बेहोश होते होते बचा था। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो मान जाएगी, लेकिन खिलाफ तवक्का वो मान गई। सब बहुत खुश थे। तुम्हें पता है मीरा, रियान भाई बहुत खुश थे और दादो तो इनका तो बस नहीं चल रहा था ना। जाने कितनी बार उन्होंने शुक्राने के नफिल अदा किए। सिला ने मीरा का दुपट्टा सेट करते हुए कहा। वो खुद बहुत पुरजोश नजर आ रही थी, अलबत्ता मीरा खामोश थी, पुरसुकून सी। सबको खुश देखकर इसे सुकून मिल रहा था। इसे तैयारी करने के बाद सिला ने एक भरपूर नज़र इस पर डाली और फिर मुस्कुरा दी। बहुत प्यारी लग रही हो माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। सिला ने इसे गले लगाया तो मीरा भी मुस्कुरा दी। अरे लड़कियों, और कितना टाइम लगेगा? सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। शमसा भाभी, जो कि सिला के भाई अहमद की बीवी थी, ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। बस आ रहे हैं भाभी। देखिए कैसी लग रही है अलमीरा उस्मान? सिला ने शमसा भाभी की तरफ देखते हुए पूछा। माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। अब चलो फटाफट, बहुत देर हो गई है पहले ही। शमसा भाभी के कहने पर वो दोनों मीरा को लिए आगे बढ़ गई। सब नीचे इनका इंतज़ार कर रहे थे। हानि को लग रहा था जैसे वो जन्नत की किसी वादी में आ गई है। खूबसूरत शफाफ बहती नदी जिसके अंदर रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी, वह इस नदी के किनारे पर पड़े बड़े से पत्थर पर बैठी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब है या हकीकत। अगर ये ख्वाब था तो बहुत खूबसूरत ख्वाब था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और हरियाली। वो नेचर से बहुत करीब थी, लेकिन इंग्लैंड जैसी बड़ी बड़ी इमारतों वाले मुल्क में इसे ऐसी जगह की तवक्का नहीं थी। वो हैरत से नदी के शफाफ पानी को देख रही थी, जिससे नदी की तह में पड़ी हर चीज़ नज़र आ रही थी। अचानक इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने पीछे मुड़कर देखा तो इससे कुछ फासले पर एक बड़ी से दूसरे पत्थर पर वो बैठा था। कौन था वो खुद नहीं जानती थी। इसके देखने पर वो मुस्कुरा दिया। कैसा लगा ये सब?
इस लड़के ने मुस्कुराकर रिधम सी आवाज़ में पूछा। वही आवाज़, वही लहजा जिससे इसे हनी बुलाया जाता था। कौन कौन हो तुम? हनी को पहली दफ़ा सामने बैठे शख्स से खौफ महसूस हुआ। मेरा नाम पूछ रही हो या? वो बात अधूरी छोड़कर फिर से मुस्कुराए। नाम? वो बस इतना ही कह पाई। मेरा पूरा नाम मीर हाजिम है। लेकिन तुम हो कौन? वो हैरान हुई। इसे वो शख्स बहुत ही पुरइसरार लगा था। इतना ही काफ़ी है, वो कहकर उठा और एक तरफ को चलने लगा। अरे रुको! हनी इसके पीछे भागी। वो फूलों की वादी थी, बहुत बड़े बड़े फूल। हनी तो हैरत से इन फूलों को देख रही थी जो इसे ज़मीन के नहीं लग रहे थे। वो सब कुछ भूल कर फूलों की तरफ बढ़ी और एक फूल तोड़ लिया बिना कुछ सोचे समझे। ये तुमने क्या किया? जैसे ही हनी ने फूल तोड़ा, हाजिम को झटका लगा और वो इसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो इसके करीब आया, हनी की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और इसके बाद वो फिर से बेहोश हो गई और वापस बेहोशी की दुनिया में चली गई। वो दोनों स्टेज पर बैठे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही मुकम्मल लग रहे थे। रियान बहुत खुश नज़र आ रहा था, जबकि मीरा खामोश थी। वो खुश नहीं थी तो ना खुश भी नहीं थी। शुक्रिया, रियान ने इसकी तरफ झुकते हुए कहा। पता है हम दोनों में से कौन ज़्यादा प्यारा लग रहा है? रियान की बात पर मीरा ने चौंक कर इसे देखा। ऑफ कोर्स मैं, वो खुले दिल से मुस्कुराया। तुम खुद देख लो, यहाँ पर मौजूद काफ़ी लड़कियाँ मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। मीरा की हैरत से देखने पर रियान ने मासूमियत से कहा, और मीरा हैरान थी कि इस शख्स का असली रूप कौन सा था। वो जो 2 दिन पहले नजर आया था, इंतहाई संजीदा, या फिर वो जिसमें वो हर वक्त रहता था, इंतहाई गैर संजीदा। अलमीरा की इसी हैरत में गुम छोड़कर वो अंगूठी पहनाकर खुद से मंसूब कर चुका था। सियाह हवेली में फिर से भूचाल आया हुआ था। हवेली के ऊंचे मीनार पर बैठा हुआ उल्लू गौर से इन चीखों को सुन रहा था, जैसे इससे कुछ कहा जा रहा हो, कोई हुक्म दिया जा रहा हो। थोड़ी देर बाद वो उल्लू फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। मुझे बाहर निकालो! चीखों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था। हनी जब आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर पड़ी थी। एक झटके से वो उठ बैठी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सो कैसे गई थी। वो तो खिड़की में खड़ी थी जब इसे वो नजर आया था। और फिर क्या वो ख्वाब था जो इसने देखा, यह हकीकत? हाँ, वो ख्वाब था। वो बड़बड़ाते हुए उठने लगी तो दाईं तरफ रखे फूल को देखकर चौंक गई। वो वही फूल थे जो इसने तोड़े थे। इस अजीबो गरीब दुनिया से फूल देखकर इसका छोटा सा दिमाग चकरा गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। 15 साल की वो लड़की जितना अपने दिमाग पर जोर डालती थी, इतना इसका दिमाग उलझ सा जाता था। तो क्या कहानी सुनाई तुम्हारी मिस वंडर ने इस वाक़ये को लेकर? दानिश ने दाऊद से पूछा, जो खाने में मगन था। जो भी सुनाई हो तुमसे मतलब, तुम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? दाऊद ने सुकून से जवाब दिया। अलबत्ता इसका दिया गया जवाब दानिश को जलाने के लिए काफ़ी था। भाई मैं क्यों लूँगा दिलचस्पी, मुझे क्या ज़रूरत है? मैं तो जनरली पूछ रहा था, दानिश ने तब कर जवाब दिया। हाँ तो ठीक है, जब दिलचस्पी नहीं तो पूछो भी मत। और वैसे भी तुमसे ज़्यादा जर्नल कौन जानता है? दाऊद ने तंज किया, जबकि नाइमा, दाऊद की बहन, हैरत से दोनों की बातें सुन रही थी। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी मिस वंडर, दानिश ने जलकर कहा और अपने खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया था। ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? और ये मिस वंडर कौन है? नाइमा ने दोनों को यूं लड़ते देखा तो पूछा। पूछ लो मेजर दानिश थे कि कौन है मिस वंडर, दाऊद कहता हुआ डाइनिंग टेबल से उठ गया। दानिश भाई आप बताएं, वैसे तो आप दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन किसी लड़की को लेकर पहली दफ़ा लड़ें। कौन है ये मिस वंडर? नाइमा ने अपना रुख दानिश की तरफ करते हुए कहा। है एक बेवकूफ़ लड़की जो खुद को पता नहीं क्या समझती है, और दाऊद का दिमाग ख़राब हो गया इसे लेकर। अस्तगफिरुल्लाह, ओ भाई क्यों ऐसी बातें करके मलिहा, दाऊद की फियांसी, से मेरी मंगनी तोड़वाने के चक्रों में हो? नाइमा ऐसा कुछ भी नहीं है। दाऊद ने दानिश की बात काट कर अपनी सफाई दी और दानिश के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मलिहा, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया, एक वही थी जिसकी धमकी देकर दाऊद से कुछ भी उगलवाया जा सकता था। अब वो यही करने वाला था। मीरा बेड पर लेटी लैंप की मध्यम रोशनी में एक किताब पढ़ने में मगन थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि इसे एक अजीब फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। मीरा ने नज़रअंदाज करने के बाद दोबारा से अपना जहन किताब की तरफ लगा दिया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। अब की बार वो उठकर बैठ गई और विंडो को देखने लगी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। ना जाने क्यों इसे अजीब से डर का एहसास हो रहा था। देखते ही देखते एक बड़ा सा उल्लू खिड़की से अंदर दाखिल हुआ और गोली की रफ्तार से उड़ता हुआ मीरा पर आ झपटा। मीरा ने एक खौफनाक चीख मारी और इसके साथ इसकी आंख खुल गई। कितने ही पल लगे थे इसे अपने हवास बहाल करने में। वो बेड पर बैठी सामने खुली खिड़की को देख रही थी। वो खौफनाक परिंदा वहीं से दाखिल हुआ था। वो एक झटके से उठी और आगे बढ़कर खिड़की को बंद किया। इसका नाजुक सा दिल बेतरह से धड़क रहा था। इसे कमरे में घबराहट हो रही थी। वो धड़कते दिल के साथ बेड की तरफ बढ़ी।
इसे समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये सब इसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा था इसे लग रहा था कि वो ठीक नहीं है। मीरा ने बेड पर लेटने के बाद कंबल खुद पर ओढ़ लिया और खुद जो अनदेखी चीज़ों से छुपाना चाहती थी, इसे लग रहा था जैसे वो खौफनाक परिंदा अभी कमरे में दाखिल होगा और इस पर झपट पड़ेगा। या अल्लाह मेरी मदद करे, बेख्तियारी अल्फाज इसके मुंह से फिसले थे और कुछ देर बाद वो पुरसुकून होती चली गई। नींद थी कि इस पर मेहरबान हो चुकी थी। इससे पूछो मलिया कि इसका इस लड़की से क्या ताल्लुक है, दानिश ने अपने सामने बैठी मलिया से कहा, जबकि दाऊद खा जाने वाली नज़रों से दानिश को घूरा था। इसे मत घूरो, मुझे बताओ क्या चक्कर है। मलिया ने दानिश की जानिब घूरते पाया तो कहा, ऐसा कुछ नहीं है मलिया, वो बहुत अच्छी लड़की है। दाऊद ने जलते दिल से सफाई दी। इसे अपने सामने बैठे मेजर दानिश तैमूर पर इंतहाई गुस्सा आया हुआ था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो टेबल पर पड़ी प्लेट उठाकर दानिश के सर पर दे मारे। अच्छा, वो अच्छी है और मैं क्या हूँ, मलिया ने तंजन पूछा, जबकि दानिश तैमूर सुकून से चाय की चुस्कियां ले रहा था। लबों पर बिखरने वाली धीमी मुस्कुराहट को इसने मुश्किल से छुपा रखा था। ओहो यार, अब मैं तुम्हें क्या सफाई दूँ, अब तुम अपनी खुद ही बताओ अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो, दाऊद ने उकताए हुए लहजे में जवाब दिया। ठीक है, हमें यकीन आ जाएगा अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बता दोगे तो। तुम इससे कितनी बार और क्यों मिले और वह लड़की कौन है, मलिया ने चाय का कप उठाते हुए कहा। मैं ठीक कह रही हूँ ना दानिश भाई, वो दानिश की तरफ देखकर बोली। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो भाई, हक है तुम्हारा ये जानना कि तुम्हारा होने वाला शौहर क्या करता फिर है, और अगर दाऊद सब सच बता दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मलिया मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है, ये ऐसा वैसा काम नहीं करेगा। मुझे लगता है वो लड़की बस इसकी अच्छी दोस्त है। क्यों दाऊद, ठीक कहा ना मैंने। और दानिश की बात सुनकर दाऊद का दिल किया कि वो प्लेट उठाकर दानिश के नहीं बल्कि अपने ही सर में मार ले। वो पछता रहा था कि इसने मेजर दानिश तैमूर से पंगा क्यों लिया, और इसने पंगा लिया ही कब था। वो तो बस अपनी इस मिस वंडर के बारे में नहीं बताना चाहता था। बताता हूँ, दाऊद ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा, और फिर अगले 10 मिनट में वो मिस वंडर के बारे में जितना जानता था सब दानिश को बता दिया। अलबत्ता मलिया अपने फ़ोन में मसरूफ़ थी। इसे दाऊद पर पूरा भरोसा था, वो तो सिर्फ दानिश के कहने पर वहाँ आई थी। और दानिश मुस्कुराहट छुपाए संजीदा तासुरात लिए जले कटे लहजे में बोलते दाऊद को सुन रहा था। ओके, मैं चलती हूँ, मम्मा की कॉल है। अच्छा दाऊद, सॉरी अगर बुरा लगा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, शाम को मिलते हैं। मलिया उठते हुए मुस्कुराई और दाऊद को समझ नहीं आया कि वो इन दो लोगों का क्या करे जो इसके बहुत अपने थे लेकिन सुलूक दुश्मनों वाला करते थे। वो दोनों को बाय कहती रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई और इसके जाने के बाद दाऊद की शक्ल देखकर दानिश का जब्त खत्म हो गया और कहका बुलंद हुआ, भाड़ में जाओ तुम। दाऊद जले कटे लहजे में दानिश से कहता उठ खड़ा हुआ। मेरी बात तो सुनो। दानिश इसके पीछे भागा। वापस जाओ, बिल अदा करो पहले, बाद में मेरे मुंह लगना, दाऊद ने एकदम रुकते हुए कहा और दानिश सर पर हाथ मारता वेटर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि मीरा कमरे में दाखिल हुई। कमरे का दरवाज़ा खुला था और आमना बेगम अलमीरा की अम्मी अंदर आई। वो अलमीरा की मंगनी पर इंडिया आई थी। अलमीरा को गहरी नींद में सोते देखकर इन्हें थोड़ा सुकून मिला। जाने क्यों इनका दिल कर रहा था कि वो जाकर मीरा को देखें। अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। अलमीरा के पास बैठते हुए उन्होंने इसकी पेशानी पर प्यार किया और दुआ की। बहुत अरसे बाद उन्होंने मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी जो रियान की बातों की वजह से उभरी थी। वो रियान की बहुत शुक्रगुजार थी कि वो इसकी बेटी को दोबारा ज़िंदगी की तरफ ला रहा था। फजर की आज़ान तक वो मीरा के पास ही बैठे रही और फिर उठकर खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सेठ सरमद की पूरी फैमिली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी। सिला और मीरा दोनों इंग्लैंड जा रही थी। घर के सभी अफराद इन्हें सी ऑफ करने आए थे। पता नहीं ये रियान भाई कहाँ रह गए। फ़्लाइट में बस 15 मिनट ही बाकी हैं। सिला इंग्लैंड जाने के लिए कुछ ज़्यादा ही पुरजोश थी। ध्यान से रहना और अपना बहुत ख्याल रखना, आमना बेगम नम होती आंखों से अपनी बेटी को नसीहत कर रही थी। मीरा की भी आंखें भीग गई थी। उसने आगे बढ़कर आमना बेगम को गले लगाया। हेलो लेडीज़। ओहो, यहाँ तो बहुत इमोशनल सीन चल रहा है। अचानक की रियान की आवाज़ गूंजी। मीरा ने पलट कर देखा तो वो खूबसूरत सा बुके लिए इसे देख रहा था। कैसी हैं आप मदर इन लॉ। वो आमना बेगम की तरफ बढ़ा। ये खूबसूरत से फूल आपके लिए। रियान ने बुके आमना बेगम की तरफ बढ़ाया। वो हैरान से इसे देख रही थी। इसे ऐसे क्या ज़रूरत थी लाने की। ये फूल आपके लिए हैं, आपकी बेटी को तो इनकी ज़रूरत नहीं। रिहान ने इनके हैरान होने पर जवाब दिया, जबकि मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। वो ऐसा ही था। क्यों, मेरी बेटी को क्यों ज़रूरत नहीं इनकी। आमना बेगम ने अचंभे से पूछा। वो खुद फूलों जैसी है मदर इन लॉ। रियान ने आहिस्ता से आमना बेगम से कहा और वो मुस्कुरा दी। अलबत्ता मीरा सुन नहीं पाई थी कि इसने क्या कहा। आंटी बात सुनने। दूर खड़ी सिला ने आमना बेगम को पुकारा और फिर इशारे से इन्हें कुछ समझाया।
ओह अच्छा, वो समझते हुए इनकी तरफ बढ़ गए। पीछे वो दोनों रह गए, रेहान और अलमीरा। कैसी हो? वो अब मीरा की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। ठीक हूँ, मीरा ने दो लफ्जी जवाब दिया। वो फूल वाकई आंटी के लिए थे कि उन्हीं की वजह से आज तुम मेरी ज़िंदगी में हो। अलबत्ता तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ, रेहान ने जैकेट की जेबों में हाथ डालते हुए कहा, और फिर एक मखमली सी डबिया निकाली, खूबसूरत सी नाजुक रिस्ट वॉच। मीरा ने उलझन भरी निगाहों से रेहान की तरफ देखा। जब भी तुम वक्त देखोगी तुम्हें रेहान याद आएगा, रेहान ने कहते हुए वो वॉच इसे पहनाई। और हमेशा रेहान ही याद आएगा, ये वादा रेहान का। जाने इस शख्स को खुद पर इतना भरोसा क्यों है, मीरा ने दिल में सोचा। मैं बहुत जल्द इंग्लैंड आऊँगा, ये नहीं कहूँगा कि अपना ख्याल रखना, बस इतना कहूँगा कि मेरी अलमीरा का बहुत सारा ध्यान रखना। अलमीरा मेरी है और इसका ख्याल रखना तुम पर फ़र्ज़ है, वो मीरा की निगाहों में देखते हुए कह रहा था। इसकी आंखों में लफ्ज़ों की शिद्दत को महसूस करते हुए मीरा की निगाहें झुक गई थी, जबकि रेहान हल्के से मुस्कुरा दिया। दूर कहीं धुन में लिपटी किस्मत खड़ी नम आँख के लिए इन्हें देख रही थी। क्या रेहान की मोहब्बत जीत पाएगी? किस्मत ने तकदीर से सवाल किया और वह खामोश रहा। एक किस्सा उड़ते पत्तों का जो सब्ज रुतों में खाक हुए, एक नोहा शहद के छत्तों का जो फसले गुल में राख हुए, कुछ बातें ऐसी रिश्तों की जो बीच नगर में टूट गए, कुछ यादें ऐसे हाथों की जो बीच भंवर में छूट गए। तुम दश्ते तलब में ठहर गए, हम करिया जाके पार गए। ये बाजी जहाँ की बाजी है, तुम जीते हो हम हार गए। वो कुछ ज़रूरी शॉपिंग के लिए मार्केट आई थी और अब तेज़ी से वापसी के लिए कदम बढ़ा रही थी कि अचानक दाईं तरफ से आती लड़की से टकरा गई। सॉरी, मुझे पता नहीं चला, इस लड़की ने माजरत की। इट्स ओके। हनिया ने झुक कर नीचे गिरा बैग उठाया और साथ ही लड़की का मोबाइल भी, जो टकराव के बाइस नीचे गिर गया था। जैसे इसने मोबाइल को छुआ, इसे एक झटका लगा। हेलो नाइमा, कहाँ हो तुम? मैं पार्किंग में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मोबाइल से आवाज़ उभरी। हनिया गिलानी ने फटी फटी नज़रों से मोबाइल देखा और फिर इस प्यारी सी लड़की को देखा जो इसे ही देख रही थी। फिर इस लड़की ने हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल लिया और आगे बढ़ गई। चंद ही सेकंड बाद मिस वंडर को एक झटका लगा और वो इस लड़की के पीछे भागी। एक्सक्यूज़ मी, बात सुने प्लीज़, वो इसे पुकार रही थी। जी, वो रुकी जबकि चेहरे पर उलझन फैली थी। आपका नाम? नाइमा, सामने खड़ी लड़की ने उलझे हुए लहजे में जवाब दिया। आप प्लीज़ जिस रास्ते से घर जानी है इससे मत जाएं, मिस वंडर ने सामने खड़ी लड़की से कहा जो हैरानी से इसे देख रही थी। प्लीज़ नाइमा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मिस वंडर ने नाइमा की मिन्नत की। हेलो नाइमा, तुम सुन रही हो ना? बाहर टैक्सी खड़ी है, इसमें बैठ जाना, मुझे अर्जेंट काम है, मैं जाना। मोबाइल फ़ोन से आवाज़ उभरी। जी दानिश भाई, आप जाएं, मैं मैनेज कर लूँगी, नाइमा ने जवाब दिया। आप कौन है? नाइमा ने मिस वंडर से पूछा। मुझे छोड़ें प्लीज़, आप इस टैक्सी में घर नहीं जाएंगे, आपकी जान को ख़तरा है। नाइमा को लगा कि वो लड़की पागल है जो इस तरह की बातें करी। प्लीज़, मिस वंडर ने जैसे मिन्नत की। नाइमा बस इतना ही कह पाई। वो लेट हो रही थी, इसलिए उलझे से अंदाज में बाहर की जानिब बढ़ गई। शाम 6:30 बजे एक टैक्सी हादसे का शिकार हो गई। टैक्सी में मौजूद ड्राइवर और एक लड़की जो कि पैसेंजर थी, दोनों मौके पर जाँ बहक हो गए। लैपटॉप कीबोर्ड पर तेज़ी से चलती उंगलियां अचानक कांपी। मेजर दानिश तैमूर ने झटके से टीवी की तरफ देखा जिसमें न्यूज़ चल रही थी। ये तो वही टैक्सी जिसमें नाइमा घर गई थी। मेजर दानिश बड़बड़ाते हुए अपनी सीट से उठा। इसने टैक्सी का नंबर देख लिया था। अब वो नाइमा को कॉल कर रहा था जिसका नंबर बन जा रहा था। शिट, वो चिल्लाया और बाहर की तरफ बढ़ गया। एक बेचैनी से इसकी रगों पे में सरायत कर गई थी। इसकी वाहिद फैमिली दाऊद और नाइमा ही थे। दोनों से बहन भाइयों वाला रिश्ता था। 5 मिनट के अंदर वो साइट पर पहुंच चुका था जहां दाऊद पहले ही टीम के साथ मौजूद था। दाऊद, सब ठीक है ना? दानिश ने बेचैनी से दाऊद से पूछा। दोनों मौके पर दम तोड़ गए। दाऊद ने मसरूफाना अंदाज में जवाब दिया। वो नाइमा किधर है? एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी दानिश के हवास जैसे काम नहीं कर रहे थे। क्या हुआ नाइमा को? दाऊद ने चौंक कर पूछा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ दाऊद, जो लड़की मरी है वो कौन है? दानिश एकदम चिल्लाया। पता नहीं, अभी कोई विंसा नाम की लड़की थी, अब नहीं रही, और नाइमा तो घर है, कुछ देर पहले मैंने इसे घर ड्रॉप किया था। दाऊद की बात सुनकर दानिश ने शुक्र किया। इसका अटका सांस बहाल हुआ। और दरअसल मैंने इसे इस टैक्सी में घर जाने का कहा था, अगर इसे कुछ हो जाता तो। दानिश की आंखों में नमी छा गई थी। जानता हूँ, शुक्रिया अदा करो जाकर इस लड़की का जिसे तुम ड्रामा कहते हो। अगर आज वो ना होती तो नाइमा ना होती। दाऊद के लहजे में जाने क्या था कि दानिश चौंक सा गया। किसकी बात कर रहे हो तुम? दानिश ने ना समझने वाले अंदाज में पूछा। वही हनिया गिलानी, मिस वंडर, दाऊद ने स्पाट लहजे में जवाब दिया और दानिश हैरान परेशान सा रह गया। गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने जा रुकी थी। एक बड़ा सा महल
जो अपनी मिसाल आप था, पूरी शान शौकत से खड़ा था। वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल जीनिया आपी, सिला ने गाड़ी से उतरने के बाद महल को देखते हुए कहा। इस महल के बाहर एक खामोशी सी छाई थी। ये जितना बाहर से खूबसूरत दिखता है ना, अंदर से इससे भी ज्यादा कमाल का है, जीनिया आपी ने जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मीरा बड़बड़ाए। क्या मतलब मीरा, किस बारे में बात कर रही हो? जीनिया आपी ने मीरा से पूछा, जो खोए खोए से अंदाज में महल को देख रही थी। इतना खूबसूरत महल इतना खामोश और इतना उदास कैसे हो सकता है? वो किसी ट्रांस के जेर असर बोल रही थी। इसकी नज़रें मीनारों वाले आलीशान महल पर जमी थी, जिसकी तामीर सियाह पत्थरों से की गई थी। बिल्कुल भी खामोशी नहीं है यहाँ पर मीरा। इनफैक्ट एक फिल्म की शूटिंग चल रही है आजकल। वो लोग शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। तुम देखना रात को यहाँ पर कितनी रौनक होगी। जीनी आपी ने गाड़ी से सामान निकालते हुए कहा, फिर आगे बढ़कर गेट खोला। जाने ये गार्ड कहाँ चला गया था? इसे पता भी था कि हम जल्दी आ जाएंगे, फिर भी गेट पर मौजूद नहीं। तुम लोग अंदर चलो, मैं किसी से कहकर सामान अंदर रखवाती हूँ, जीनी आपी ने गाड़ी में बैठते हुए इनसे कहा और फिर फराटे भरती इसे अंदर ले गई थी। गाड़ी पार्क करने के बाद वो वापस आई। इसे हैरत हुई कि मीरा अभी तक वहीं खड़ी थी, एक बुत बनी महल को तकती हुई। अलमीरा, क्या हो गया तुम्हें? अंदर आ जाओ, जीनी आपी ने इसे आवाज दी और मीरा जैसे किसी तिलिस्म से चौंक कर बाहर निकली और फिर वो सर झटक कर महल का गेट पार कर गई, जहाँ वसी और अरीज लॉन इसका इंतजार कर रहा था। नहीं दानिश भाई, वो मैं तो इसी टैक्सी में घर आने वाली थी कि अचानक वो लड़की जिससे मैं टकराई थी मेरे पीछे आ गई और मुझे कहने लगी कि इस टैक्सी में घर मत जाना। नाहिमा घबराई से अपने सामने बैठे दानिश को बता रही थी। क्या कहा था इस लड़की ने तुम्हें? मेजर दानिश तैमूर के चेहरे पर बला की संजीदगी छाई थी। यही कि तुम्हारी जान को खतरा है, अपना रास्ता बदल लो, वगैरह वगैरह। इतना सुनने के बाद दानिश एक झटके से उठा और कमरे से बाहर चला गया। क्या कुछ गलत हुआ है? वो अब दाऊद से पूछ रही थी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। तुमने अच्छा किया जो मुझे फ़ोन करके बता दिया और मैं तुम्हें ले आया। अब सो जा शाबाश, सुबह बात होगी। दाऊद भी इसे तसल्ली देकर चला गया, जबकि पीछे नाइमा मिस वंडर के बारे में सोच रही थी। और दानिश, ऑफिसर दानिश तैमूर, वो फुल स्पीड से गाड़ी चलाता मिस वंडर के घर की तरफ जा रहा था। इसके चेहरे के सर्दो जामे तासुरात से कोई भी इसके दिमाग में चलने वाली सोचों का अंदाजा नहीं लगा सकता था। कुछ ही देर के बाद वो मिस वंडर के अपार्टमेंट के सामने खड़ा था। 5वें फ्लोर पर मौजूद वो अपार्टमेंट जाने अपने अंदर कैसी खासियत रखता था कि मेजर दानिश को आज फिर यहाँ आकर अजीब सा महसूस हो रहा था। एक गहरी सांस खारिज करने के बाद वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। मीरा और सिला दोनों इस सफ़र के बाद थकी हुई थी, इसलिए मीरा तो आते ही सो गई थी। अलबत्ता सिला ने काफ़ी हद तक महल का जायजा ले लिया था। दीवारों पर लगी खूबसूरत बेशकीमत तस्वीरें, जानवरों के सर, सीढ़ियों पर रखी गई बेशकीमत मूर्तियां, महल की हर चीज सराहे जाने के काबिल थी। मीरा गहरी नींद में थी कि अचानक वह एक आवाज से झटके से उठ बैठी। उठने के बाद मीरा ने आसपास देखा तो कुछ भी नहीं था, अलबत्ता कमरे की खिड़की खुली हुई थी और इसका पट जोर जोर से हिल रहा था। ओह, लगता है बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, मीरा सोचते हुए उठी और खिड़की की तरफ बढ़ी। बाहर शाम ने अपने सुनहरे पर फैलाए और लंदन में एक फुसूखेज वक्त ने करवट ली। खिड़की का पट बंद करते हुए मीरा की नज़र बाहर की तरफ उठी और इसका हाथ वहीं रुक गया। एक बाग था, बहुत बड़ा बाग, जो अब सर्दी की शिद्दत के बायस उजड़ा उजड़ा सा लग रहा था। पौधों के सारे पत्ते झड़ चुके थे और वहाँ काफ़ी खामोशी छाई थी। मीरा जाने किसी ट्रांस के जेर असर इसे देखती रही। बाग को देखने में इतना मगन थी कि इसने गौर ही नहीं किया कि बाहर हवा नहीं चल रही। इस महल में इतनी उदासी, इतनी खामोशी क्यों है? वो हल्का सा बड़बड़ाई और फिर खिड़की बंद करने के बाद वो बेड के एक तरफ पड़ी शॉल उठाते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। अचानक इसकी नज़र दरवाजे के पास रखे टेबल पर पड़ी, जिस पर वो नाजुक सी रिस्ट वॉच जगमगा रही थी, जो इसे रेहान ने दी थी और इसने जहाज़ में ही उतार दी थी। जब भी तुम वक्त देखोगी तो तुम्हें रेहान याद आएगा। रेहान के जुमले इसके जहन में गूंजे, लेकिन जाने क्यों वो वॉच उठाए बिना ही बाहर निकल गई। दरवाजे पर बेल मुसलसल जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई बेल पर हाथ रखकर दोबारा उठाना ही भूल गया। क्या मुसीबत है? मिस वंडर झंझलाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे इसने दरवाज़ा खोला वो हैरान रह गई। सख्त से अल्फाज जो सुनाने वाली थी वो इसके मुंह में ही रह गए। आप? वो सामने खड़े ऑफिसर दानिश तैमूर को देखकर परेशान सी हो गई। हेलो मिस वंडर। ओ आई मीन हेलो मिस गिलानी, हाउ आर यू? वो शस्ता से लहजे में पूछा था। खैरियत? मिस वंडर ने उल्टा सवाल किया। बस एक्चुअली मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या फिर आप नीचे आ जाएं? दानिश ने बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया। ओके, मैं आती हूँ, 2 मिनट में आती हूँ। वो अपनी हैरत को छुपाते दरवाज़ा बंद कर चुकी थी, जबकि दानिश धीरे से मुस्कुरा दिया। इसे पता था मिस वंडर इसे अपने घर में घुसने नहीं देगी। मीरा उठ जाओ यार, और कितना सोगी?
सिला दरवाज़ा खोलते हुए चिल्लाई ताकि मीरा सुन ले, लेकिन जैसे वो कमरे में दाखिल हुई तो हैरान रह गई क्योंकि मीरा का बेड खाली था। हाँ, ये कहाँ चली गई? सिला बड़बड़ाई। बाहर देखती हूँ, ज़रूर आवारागर्दी ही कर रही होगी, वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वो हमेशा की तरह ओवरकोट पहने और दोनों हाथ को कोट की जेब में डाले इसके सामने बैठी थी। सवालिया नज़रों से दानिश तैमूर को देख रही थी। रेस्टोरेंट में काफ़ी रौनक लगी थी, लोग खुशखबरियों में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। जी बोले, क्या बात करनी है आपने? काफ़ी देर तक जब वो कुछ ना बोला तो मिस वंडर ने खुद ही पूछ लिया। जी, वो सीधा हुआ और कहना शुरू किया, मैं नहीं जानता कि इन सब वाक़यात के पीछे क्या वजह है। आज जो हादसा हुआ इसका आपसे क्या ताल्लुक़ है, लेकिन मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ नाइमा की जान बचाने के लिए। आप यहाँ सिर्फ ये कहने आए हैं? ये बात आप फ़ोन पर भी कह सकते थे ना? मिस वंडर हैरान हुई। यस, कह सकता था, लेकिन नाइमा और दाऊद में मेरी जान बसती है। वो दोनों मुझे बहुत अजीज़ हैं और इनकी जान बचाने वाले शख्स को शुक्रिया अदा करने में दूसरी दुनिया भी जा सकता हूँ। दानिश ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। इट्स ओके ऑफिसर साहब, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये मेरा फ़र्ज़ था, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। दाऊद बहुत अच्छे इंसान है और नाइमा इनकी बहन है। इनकी सेव करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करती। वो धीरे से मुस्कुराई। दानिश तैमूर पहली बार ठटका। वो खूबसूरत थी, शायद बहुत नहीं, लेकिन सोगवार सा हुस्न। वो मुस्कुराई थी तो आंखों में नमी सी चमकी थी। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं चलती हूँ। सामने पड़े ठंडे हो चुके कॉफ़ी के कप को, जिसे इसने छुआ भी ना था, ऐसे ही छोड़कर वो एकदम खड़ी हुई। एक बात पूछूं मिस वंडर? दानिश तैमूर की आवाज़ पर वो पलटी, आंखों में उलझन नुमाया थी। आप अपने हाथ हमेशा कोट की जेबों में क्यों रखती हैं? क्या कोई ख़ास वजह है? दानिश के सादा से सवाल पर मिस वंडर के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया था। मेरी मजबूरी है ऑफिसर साहब, आप नहीं समझेंगे, वो मुस्कुराकर कहती लिफ्ट की तरफ बढ़ गई थी, जबकि रेस्टोरेंट में फैले शोर के दरमियान वो बैठा रह गया। जाने मीरा को इस बाग में ऐसा क्या नजर आ रहा था कि वो पिछले आधे घंटे से इसी में ही घूम रही थी। कुछ चुपता हुआ, कुछ खोता हुआ, कुछ वो महसूस कर रही थी, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। तुम यहाँ क्या करी हो? सिला की आवाज़ पर वो उछली। डरा दिया तुमने मुझे, मीरा ने इसे घूरते हुए कहा। बताओ ना यहाँ क्या करी हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ आई हूँ। सिला चिड़ी हुई थी। ऐसे ही मेरा दिल क्या यहाँ आने को इसलिए आ गई, मीरा ने खोए खोए से लहजे में जवाब दिया। मीरा, यहाँ इतनी ठंड है, जीनिया आपी तुम्हें बुला नहीं है खाने पर, अब जल्दी चलो। सिला ने इसे बाजू से खींचा और मीरा ना चाहते हुए भी इसके साथ चली गई, लेकिन वो पलट पलट कर इस वीरान और उजड़े हुए बाग को देख रही थी। ये महल कितना पुराना है जीनिया आपी? मीरा ने सवाल किया। वो लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। ना जाने क्यों मीरा का जहन उलझा हुआ था। पता नहीं, कई सौ साल पुराना है। दरअसल ये मुकेश सिंह का खानदानी महल है, जो इनके आबा व अजदाद से इन्हें मिला है, जीनिया आपी ने जवाब दिया। जीनिया आपी इस महल में केयर टेकर के तौर पर मौजूद थी और इन्हें अपनी ये जॉब बहुत पसंद थी। इनकी कोई फैमिली नहीं है क्या? मीरा जाने क्या जानना चाहती थी। 2 बेटियां थी, कहते हैं एक बेटी की काफ़ी साल पहले पुरस्रार तरीके से मौत हो गई थी, दूसरी बेटी अमेरिका में होती है। जीनिया आपी की बात सुनकर मीरा का हाथ हल्का सा कांपा। क्या आप भी ना रात के वक्त कैसी बातें कर रही हैं? डर जाएंगे हम। इससे पहले कि मीरा कुछ कहती, सिला बोल पड़ी। अच्छा बाबा, सॉरी, मैंने वैसे ही बताया। लंबे डाइनिंग टेबल पर जैसे इसके गिर्द बिछी कुर्सियां रखी थी, बस वो तीनों ही बैठे थे। अब इस महल में कितने लोग रहते हैं? मीरा ने फिर सवाल किया। एक मैं हूँ, एक बावर्ची है, एक गार्ड है और 2 मुलाजमीन जो सफाई वगैरह करते हैं, जीनिया आपी ने बताया। अच्छा, मीरा बस इतना ही कह पाई। सुबह तुम लोग जल्दी तैयार हो जाना, तुम लोगों को घुमाने ले जाऊंगी। जीनिया आपी की बात सुनकर सिला खुश हो गई, जबकि मीरा का जहन कहीं और उलझा हुआ था। हिरन का कटा हुआ सर जो कि दीवार पर लटका था, मीरा काफ़ी देर से इसे देख रही थी। महल जितनी भी चीज़ें थी, खास तौर पर फर्नीचर और मूर्तियाँ, वो काफ़ी पुरानी थी, लेकिन इतनी ही नायाब। कोई इस कदर खूबसूरत महल होने के बावजूद बाहर कैसे रह सकता है? इस जैसे हज़ारों सवाल थे जो मीरा के जहन में गूंज रहे थे। अब वो एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने खड़ी थी, जो किसी नवाब की थी। शाही जोड़ा पहने वो ठाठ से तख्त पर बैठा था। ये बड़े मालिक के परदादा जी हैं, सालों पहले यहाँ के नवाब थे। आवाज़ पर मीरा ने मुड़कर देखा, पीछे बावर्ची खड़ा था। कैसे हैं आप? मीरा ने पूछा। मैं ठीक हूँ, वो स्वेटर और ऊनी टोपी पहने हुए था। आपका नाम क्या है? मीरा ने एक और सवाल किया। रामनाथ, मैं इस महल का पुराना मुलाजिम हूँ जी, तब से जब से यहाँ जिंदगी मुस्कुराती थी। फिर क्या हुआ? मीरा चौंकी। इससे पहले कि रामनाथ जवाब देता, लाउंज के दरवाजे पर एक हलचल सी मच गई। लगता है टीम वापस आ गई है, मैं देखता हूँ जी, रामनाथ कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जहाँ से काफ़ी लड़के लड़कियाँ अंदर दाखिल हो रही थी। मीरा ने हैरत से उन्हें देखा और फिर सीढ़ियाँ चढ़ गई और ऊपर चली गई। देखा तुमने नाइमा, ये दानिश का बच्चा कहाँ से आ रहा है?
कहाँ से? नाइमा हैरान हुई। ये मिस वंडर से मिलने गया था, दाऊद ने बताया। अब ऐसी कोई बात नहीं, बर्दाश्त नहीं हुआ ना तुम्हारे इस मिस वंडर से, फौरन खबर दे दी। दानिश को गुस्सा है। जी नहीं, इसने नहीं बताया, मैंने खुद तुम दोनों को देखा था, दाऊद ने कहा। मैं जस्ट इसे थैंक्स बोलने गया था। हाँ, और जब तक वो लिफ्ट में दाखिल नहीं हो गई थी, दानिश तैमूरी से घूरता रहा। दाऊद ने कहकर लगा। दाऊद, दानिश ने इसे घूरा। वो बहुत अच्छी है, मुझे बस अचानक ही मिली, और वो सिर्फ अच्छी नहीं, कमाल है। दाऊद ने खुले दिल से तारीफ की। तुम इतनी तारीफ क्यों करते हो इसकी? बुलाओ फिर मलिहा को। दानिश की बात पर दाऊद की हंसी को ब्रेक लगी। वैसे दानिश भाई, आप मुझे भी ले जाते, मैं इसे दोबारा मिलना चाहूंगी। हाँ हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम भी इसकी फैन हो जाओगी, देखना। दाऊद के दांत फिर से बाहर निकले और दानिश जाने क्यों वहां से उठ गया खामोशी से। वो मजीद इस लड़की के बारे में बात नहीं सुन सकता था। एक तो पहले वो इसके जहन से नहीं निकल रही थी, और फिर से दाऊद ने मिस वंडर नामा शुरू कर दिया था। लेकिन न जाने क्यों आज इसका जिक्र मेजर दानिश तैमूर को बुरा नहीं लग रहा था। वो नम आंखों से मुस्कुराती बार बार इसकी तस्वीर उभर रही थी। आप कहाँ जा रहे हैं दानिश भाई? नाइमा ने इसे बाहर जाते देखा तो पूछा। मुझे एक काम है, कुछ देर तक आता हूँ, वो जवाब देकर बाहर निकल आया। वो खुद नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। कैसी चल रही आपकी फिल्म की शूटिंग? जीनिया डायरेक्टर से पूछ रही थी। बहुत ही बेहतरीन, कल से शूटिंग महल में होगी, डायरेक्टर ने एनर्जी ड्रिंक की चुस्की लेते हुए कहा। साहब, आपने हॉरर मूवी बनाने का जैक वेल्डन वैसे जेके क्यों सोचा? जीनिया ने सवाल किया। वैसे बस ऐसे ही दिमाग में आइडिया आया तो सोचा कि इसको फिल्म की शक्ल दे देनी चाहिए। तुम देखना, हमेशा की तरह ये फिल्म भी सुपरहिट होने वाली है। अमीशा हीरोइन की एक्टिंग कमाल है। डायरेक्टर को अपनी टीम पर पूरा भरोसा था। वह एक मशहूर डायरेक्टर था। जेके प्रोडक्शन को पूरा बॉलीवुड जानता था। चलें, बेस्ट ऑफ लक, मैं ज़रा अपने कज़न्स को देख लूँ, जीनिया कहते हुए वहाँ से उठ गई। कैसा लगा इंग्लैंड? रेयान फ़ोन पर पूछ रहा था। बहुत ही उदास सा, मीरा ने अपने कमरे की खिड़की से इस बाग को देखते हुए जवाब दिया। क्यों उदास? क्यों उदास? तो विजयपुर हो गया है, तुम जो चली गई हो। इंग्लैंड को तो मुस्कुराना चाहिए, तुम्हें वेलकम करना चाहिए, वो कह रहा था। मैं यहाँ आई हूँ ना, मेरी वजह से इंग्लैंड भी उदासी की लपेट में आ गया है। मीरा तासुफ से हंसी। अच्छा सुनो, रेयान ने अजीब से लहजे में कहा तो मीरा चौंकी। मेरी दी हुई वॉच पहनी हुई है या नहीं, वो पूछ रहा था, और मीरा ने अचानक अपनी कलाई को देखा जो खाली थी। वो कुछ कह ना सकी। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुमने नहीं पहनी हुई। रेयान का दिल जैसे टूट सा गया। मीरा के तस्वुर में इसका उतरा हुआ चेहरा उभरा तो इसे अफसोस हुआ। कभी तो दिल रख लिया करो यार, वो कहकर फ़ोन बंद कर चुका था। इसने मीरा की बात भी नहीं सुनी थी और मीरा को गिल्टी सा फील हो रहा था। अब इसको कैसे मनाऊं? वो बार बार कॉल मिला रही थी मगर नंबर ऑफ जा रहा था। वो एक गहरा सांस लेकर रह गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। एक अजीब से शोर पर मीरा की आंख खुली। किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें थी। वो हड़बड़ा के उठ बैठी। आवाज़ें बाहर से आ रही थी। वो जल्दी से उठी और बाहर की तरफ लपकी। बाहर सीढ़ियों पर आवाज़ें उभर रही थी। कोई ऊपर आ रहा था। और फिर मीरा ने देखा कि 2-3 लड़के और लड़कियां एक कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। जीनिया आपी और रामनाथ भी इस कमरे की तरफ बढ़े। वो फिल्म की हीरोइन अमीशा का कमरा था। कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद कमरे का लॉक तोड़ दिया गया। अमीशा चिल्लाती हुई जीनिया आपी से लिपट गई। इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी ना जीनिया आपी से। क्या हुआ अमीशा, तुम क्यों चिल्ला रही हो? डायरेक्टर ने पूछा। अमीशा ने डरते डरते हाथ से एक तरफ इशारा किया। सब ने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा जिसके आईने पर बड़ा सा लिखा हुआ था, आई एम बैक सिया। ये स्पॉट बॉय आगे बढ़ा और इसने इन लफ्ज़ों को छुआ। इट्स ब्लड सर, ये खून से लिखा गया है, वो बता रहा था। वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान और परेशान रह गया था। अचानक मीरा की नज़र रामनाथ पर पड़ी जो फटी फटी नज़रों से आईने को देख रहा था। सिया, वो बड़बड़ा रहा था। इसके चेहरे का रंग फक हो चुका था। जाने मीरा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मीरा के देखते ही देखते रामनाथ वहां से भाग गया। मीरा उलझ सी गई। अमीशा बहुत ही डरी हुई थी जबकि सिला जीनिया आपी का हाथ सख्ती से थामे खड़ी थी। जेके प्रोडक्शन की टीम के लिए ये सब कुछ नया नहीं था। वो लोग खुद एक हॉरर मूवी बना रहे थे और इसमें इस तरह काफ़ी सीन कैद किए गए थे। लेकिन न जाने क्यों आईने पर लिखे इन अल्फाज को पढ़कर अमीशा की हालत अजीब सी हो रही थी। मीरा, तुम सिला को लेकर अपने कमरे में जाओ, मैं ज़रा आती हूँ, जीनिया आपी ने मीरा की तरफ देखते हुए कहा तो मीरा ने इस बात में सर हिलाया और सिला का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन इसका दिमाग अभी तक रामनाथ में अटका हुआ था। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है किसी ने मजाक किया हो, तुम सो जाओ। हमेशा सुबह शूटिंग भी करनी है, पुरकशिश नजर आने के लिए तुम्हारी अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। जेके साहब ने अमीशा को हौसला दिया। एक स्पॉट बॉय ने गीले कपड़े से आईना साफ कर दिया। जेके कहने पर सभी वहां से अपने अपने कमरों में चले गए।
डोंट वरी अमीशा, सब ठीक है। जीनियापी ने अमीशा का हाथ पकड़कर हल्का सा दबाया तो वो मुस्कुराए। आपको क्या लगता है जेके साहब कि या ये कोई शरारत है? वो सिया कौन है? अमीशा के कमरे से बाहर निकलने के बाद जीनियापी ने डायरेक्टर से पूछा। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये एक प्रांक है, ज़रूरी नहीं है कि टीम में से किसी ने किया हो। जहाँ तक सिया का ताल्लुक है तो मैं नहीं जानता ये कौन है। जेके साहब के चेहरे पर संजीदगी छाई थी। इस महल के केयर टेकर होने के हवाले से हर काम पर नजर रखना इसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन खैर छोड़े, मैं पता लगा लूंगी सुबह ये मजाक किसने किया। तब तक के लिए शब्बा खैर, जीनियापी मुस्कुराकर कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि पीछे डायरेक्टर के चेहरे पर परेशानी की लकीरें वाज़ेह थी। ये सिया कौन है और रामनाथ ये नाम सुनकर वहां से भाग क्यों गए थे? अलमीरा अपने कमरे में टहल रही थी, लेकिन इसकी सुई अभी तक रामनाथ में अटकी हुई थी। अगर मैं आप ही से इस बात का जिक्र करूंगी कि ये महल मुझे बहुत अजीब सा लगता है तो इन्हें परेशानी होगी। वो दादो को बताएंगी और फिर दादो को लगेगा कि मेरा पागलपन इंग्लैंड में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उफ, अब क्या करूं? अलमीरा सोचते हुए बेड पर बैठ गई। सिला बेड की दूसरी साइड पर सोई हुई थी, लेकिन न जाने क्यों अलमीरा की नींद जैसे उठ सी गई थी। वो उठी और कमरे के पिछले हिस्से में खुलने वाली खिड़की में जा खड़ी हुई थी। कुछ तो है यहाँ, लेकिन क्या? अलमीरा ने इस वीरान बाग को देखते हुए सोचा। गाड़ी फुल स्पीड से लंदन की पुररौनक सड़कों पर घूम रही थी। ऑफिसर दानिश के जहन में एक चीज़ बार बार फ्लैशबैक हो रही थी। मेरी मजबूरी है ऑफिसर साहब, आप नहीं समझेंगे। हनिया गिलानी की आवाज़ इसके समातों से बार बार टकरा रही थी। ऐसा क्या है इस लड़की में? क्या वो सच में कोई सुपर पावर रखती है? लो, वो सोच क्या रहा था। व्हाट रबिश, ये नहीं हो सकता। दानिश ने जोर से हाथ स्टीयरिंग पर मारा और अपनी ही सोच की तरदीद की। तो फिर कैसे पता लगाऊं? ऐसा कोई केस नहीं जो मेजर तैमूर ने ना हल किया। फिर मैं ऐसा क्यों उलझ रहा हूँ? वो वाकई परेशान था। जब तक इसने मिस वंडर को सीरियस नहीं लिया था वो पुरसुकून था, लेकिन जैसे ही इसे महसूस हुआ कि वो लड़की कुछ है तब से वो उलझा हुआ था। इसका मोबाइल कब से टू टू कर रहा था। उकता कर इसने मोबाइल उठा लिया और अजनबी नंबर से एक मैसेज देखकर वो बुरी तरह ठटका। स्ट्रीट 24 पिज़्ज़ा एट सिटी पॉइंट। एक लड़की का 11:30 मर्डर होगा। यू कैन सेव हर। ऑफिसर दानिश अच्छी तरह जानता था ये मैसेज इसे किसने किया था। बिना सोचे समझे इसने गाड़ी का रुख सिटी वॉल की तरफ कर लिया। 11:20 हो चुके थे, यानी इसके पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त था। ऐसा पहली बार हुआ था कि इसने मिस वंडर पर अंधा यकीन किया था। अब इसका नतीजा जाने क्या निकलने वाला था। भगवान मुझे बचा लो, वो लौट आई है। मुझे तो पहले ही पता था कि वो कोई चुड़ैल है। रामनाथ किचन से मुल्हिका छोटे से कमरे में अपने भगवान से दुआएं मांग रहा था। वो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। मुझे बड़े मालिक तक ये खबर पहुंचानी चाहिए। हाँ, मैं सुबह ही इन्हें फ़ोन करता हूँ। वो हल्का सा बड़बड़ाया और फिर से अपनी पूजा में मसरूफ़ हो गया। ऑफिसर दानिश जब सिटी वॉल पहुंचा तो 11:30 होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता पिज़्ज़ा हट के अंदर दाखिल हुआ। अचानक इसकी नज़र एक कोने में टेबल पर बैठी मिस वंडर पर पड़ी। इससे पहले कि वो इसकी तरफ बढ़ता, मिस वंडर ने इसे आंख से दाएं तरफ इशारा किया। वो यहाँ से आएगा और बाएं तरफ जो आखिरी टेबल पर लड़की बैठी है इसके पास जाएगा और मर्डर भी इसी लड़की का होगा। मोबाइल पर बीप की आवाज़ से ऑफिसर दानिश ने मैसेज चेक किया। मैसेज पढ़ने के बाद इसने इस बात में सर हिलाया और चौकन्ना हो गया। तभी इसकी दाईं तरफ से एक लड़का नमूदार हुआ, लंबे बालों वाला। इंतहाई लोफराना हुलिया था इसका। वो सिगरेट सुलगाता इसके पास से गुजरकर बाईं तरफ चला गया। जैसे ही वो लड़की के पास जाकर बैठा, इससे 2 टेबल छोड़कर ऑफिसर दानिश बैठ गया। इस पर मुकम्मल नज़र रखे हुए था। पहुंच गए तुम लोग? इसने फ़ोन पर किसी से पूछा। यस सर, 2 लफ्ज़ी जवाब सुनने के बाद इसने फ़ोन बंद किया। मिस वंडर हैरानी से इसे देख रही थी। बजाय इस लड़के को पकड़ने के वो आराम से बैठा था। 2 मिनट बाद वो लड़की मुस्कुराकर कुछ कहती वहाँ से उठी और एक तरफ चली गई। लड़की के जाने के बाद इस लड़की ने बहुत ही होशियारी से मेज़ पर रखी 2 ग्लास बदले और फिर सीटी बजाता कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। 5 मिनट बाद लड़की वापस आई। वो अब इसके सामने बैठी थी। मिस वंडर का दिल डर रहा था। इसे लग रहा था जैसे अभी कुछ बुरा होगा। ये कुछ कर क्यों नहीं रहा? वो झुंझलाई। जैसे ही लड़की ने ग्लास उठाया, दानिश अपनी कुर्सी से उठा और लड़की की तरफ बढ़ गया। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई चेक योर ड्रिंक? दानिश ने लड़की के हाथ से ग्लास लेते हुए पूछा। हू द हेल आर यू? लड़की का रंग एकदम फीका पड़ गया और वो गुस्से से चिल्लाया। मेजर दानिश ने बिना कुछ कहे अपना आईडी कार्ड निकाल कर दोनों के सामने किया। लड़की तो हैरान से कभी ग्लास, कभी मेजर और कभी अपने बॉयफ्रेंड को देख रही थी। अलबत्ता कार्ड देखकर लड़के के चेहरे पर पसीना चमका। इसने एक जोरदार धक्का दानिश को दिया और बाहर की तरफ भागा। ऑफिसर दानिश का दिमाग एक पल में खिसका। इसने हाथ पकड़कर ग्लास एक खास निशाने पर भागते लड़के के पांव पर दे मारा।
जिससे वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। इसके साथ ही दाऊद और कुछ और ऑफिसर्स अंदर दाखिल हुए। पूरे हट में एक हलचल सी मच गई। उन्होंने आगे बढ़कर इस लड़की को पकड़ा और दाऊद ने झुककर वो ग्लास उठाया। जबकि मिस वंडर हैरत से ऑफिसर दानिश को देख रही थी। इसे अंदाजा नहीं था कि वो इतना गुस्से वाला था। वो मजीद वहां रुकना नहीं चाहती थी और चुपके से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मिस गिलानी, आप किधर जा रही हैं? ऑफिसर दानिश की आवाज़ गूंजी। वो एकदम रुकी। ऑफिसर इस लड़के को लेकर चले गए थे, जबकि लड़की अभी तक हैरान थी, जिसे दाऊद सारी बात समझा रहा था। मैं घर जा रही हूँ, वो हल्का सा बड़बड़ाई। अभी नहीं जा सकती, आप कुछ बातें डिस्कस करनी है आपसे, वो इंतहाई संजीदा लहजे में कह रहा था। लेकिन रात काफ़ी हो गई है, मेरा घर जाना ज़रूरी है। मेरी आखिरी बस 12 बजे आती है। अगर वो निकल गई तो हम आपको ड्रॉप कर देंगे। आप इस वक्त पुलिस कस्टडी में, डोंट वरी, वो इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में कह रहा था। पुलिस कस्टडी? क्यों? मैंने क्या किया? वह हैरान हुई। दाऊद इस लड़की को लेकर जा चुका था, जबकि दानिश इस हट के ओनर से बात कर रहा था। जबकि वो परेशान सी वापस अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्यों रोका गया। 10 मिनट बाद वो इसकी तरफ आया। चलें? लहजा काफ़ी धीमा था। वो बिना कुछ कहे उठी और इसके पीछे चलने लगी। आप कुछ बताना पसंद करेंगी मिस, कि आपको इस सब की कैसे खबर हुई? वो दोनों मिस वंडर के घर की तरफ जा रहे थे। गाड़ी में फैली खामोशी को दानिश ने खुद ही तोड़ा। क्या बताऊं आपको? वो अब काफ़ी हद तक पुरसुकून हो चुकी थी, लेकिन रात के इस वक्त इसे इस शख्स का साथ बहुत अजीब लग रहा था। सब कुछ? 2 लफ्ज़ी जवाब आया। मैंने देखा था सब, वो बामुश्किल बता पाई। कैसे? और मिस वंडर को लग रहा था कि सब कुछ बताने बिना अब कोई चारा नहीं होगा। वो लड़की मेरी क्लास फेलो है। शाम इसने मुझसे मेरा फ़ोन लिया था। शायद इसे कोई अर्जेंट कॉल करनी थी। इसके फ़ोन वापस करने के बाद जैसे ही मैंने अपने फ़ोन को छुआ, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ और मैंने खुद को इन दोनों के सामने पाया, जिसमें वो लड़की ड्रिंक पीती और फिर। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे महसूस होता है? दानिश ने इसकी बात काटी। नहीं जानती, मिस वंडर ने सर्द से लहजे में जवाब दिया। और इस सवाल का जवाब कब मिलेगा? आप अपने हाथ हमेशा अंदर क्यों रखती हैं? वो पूरी तवज्जो से गाड़ी ड्राइव करते पूछने लगा। क्योंकि मेरी मजबूरी है। मेरे हाथ जैसे ही किसी चीज़ को छूते हैं, ये महसूस करने लग जाते हैं। चीज़ें खुद ब खुद सामने आने लग जाती है। कभी कोई ताकत मुझे खींच कर माजी में ले जाती है, तो कभी मैं अपने आप को मुस्तकबिल में पाती हूँ। ये सब मेरी मर्जी से नहीं होता। मेरा कोई अमल दखल नहीं इस सब में। कभी कभी मैं चाह कर भी कुछ महसूस नहीं कर पाती। वो बिना रुके कहे चली जा रही थी। अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी। आपका घर आ गया मिस वंडर। मिस वंडर ने एक नज़र बाहर देखा और फिर बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गई। शुक्रिया एक मासूम जान बचाने में मदद करने का। वो पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। मिस वंडर को वो शख्स पागल लगा, जब एक पल में तोला और एक पल में माशा हो जाता था। वो कोई जवाब दिए बिना अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। इसकी इतनी लंबी बात पर इस शख्स ने कोई रिएक्ट नहीं किया था। अजीब पागल शख्स है। वो बड़बड़ाया। इसके अपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद वो गाड़ी का रुख पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ चुका था। ये लड़की कौन है? कहाँ से आई है? इसके साथ ये अजीब सा हाल क्यों होता है? मुझे ये सब कुछ जल्द जानना है, वो सोच रहा था। और बहुत जल्द वो अपनी सोच पर अमल करने वाला था। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मोहब्बत तो क्या, वो मुझ पर एतबार भी नहीं करती। जब तक वो मुझ पर एतबार नहीं करेगी, तब तक मैं अपना काम शुरू नहीं कर सकता। मेरी जीत के लिए लाजिम है वो लड़की मुझ पर अंधा एतमार करे। मैं दिन कहूँ वो दिन कहे, मैं रात कहूँ तो इसके लिए रात हो। इसने तो एक घड़ी तक नहीं पहनी, कैसे कर पाऊंगा मैं अपना काम मुकम्मल? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसे मुझ पर यकीन करना होगा। अगर नहीं करेगी तो मैं इसे मजबूर कर दूंगा वो मुझ पर, सिर्फ मुझ पर यकीन करे। वो आईने के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। ऐसा लगता था जैसे इस वक्त वो किसी शहर की गिरफ्त में था, किसी के जेरे असर। उठ जाओ सिला, सब नाश्ते पर इंतज़ार करें, तुम्हारा कब तक सोगी? अलमीरा ने स्वेटर पहनते हुए सिला से कहा। सोने दो ना, अभी मैं उठना नहीं चाहती। वैसे भी रात को इतने लेट सोए थे, उठने को तैयार नहीं थी। ठीक है फिर मरो, जब जीनी आप आकर डांट देंगी ना तब तुम उठोगी, अलमीरा ने गुस्से से कहा। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलते एक अजीब सी आवाज़ पर इसके कदम रुक गए। कुछ सोचकर वो खिड़की की तरफ बढ़ी। अचानक इसकी नज़र इस बाग पर पड़ी। इसे कोई बाग के अंदर दाखिल होता हुआ नजर आया। वो कोई लड़का था जो गिटार को अपने कंधे पर लटकाए बाग में दाखिल हुआ। रेहान, यहाँ क्या कर रहा है? ये तो विजयपुर में था। वह हैरान हुई और फिर बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की तरफ बढ़ी। अब इसका रुख इस बाग की तरफ था। बाग के सामने पहुंचकर वो एकदम रुकी। गहरे काले बादलों ने आसमान को ढांपा हुआ था। वो गौर से इस बाग को देख रही थी, जिसके चारों तरफ एक बाड़ लगी थी। कौन है यहाँ? इसने अंदर जाने से पहले पूछा, लेकिन इस जंगल नुमा बाग से उठता धुआं इसे अंदर जाने पर मजबूर कर रहा था। धड़कते दिल के साथ बिलाखिर वो अंदर दाखिल हो गई थी। अंदर अंधेरा ज़्यादा था। रियान,
क्या ये तुम हो? वह पूछ रही थी। अचानक परिंदों के फड़फड़ाने की आवाज़ इसकी सांसें बंद कर गई थी। रेहान, वो फिर चिल्लाई, मगर कोई जवाब न मिला। क्या वो मेरा वहम था? लेकिन वो रेहान ही था, कोई और भी तो हो सकता है ना। वो खुद बहुत परेशान थी। रेहान देखो, ये बहुत बुरा मजाक है, अगर ये तुम हो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। वो रोहान से हुई। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, एक झटके से वो पीछे हुई। इसके सामने, बिल्कुल सामने कुछ गिरा था ऊपर से। मीरा ने गौर किया तो वो सर था, एक कटा हुआ सर, एक इंसान का सर जिससे खून निकला था। पूरा बाग इसकी चीखों से गूंज उठा। वो पागलों की तरह बिना पीछे देखे भाग रही थी। खौफ ने इसके हवास मुअत्तल कर दिए थे। अलमीरा को लग रहा था जैसे कोई इसके पीछे बेतहाशा हंस रहा हो, कोई कह के लगा रहा हो। वो भागते हुए महल तक पहुंचे और एक झटके से दरवाजा खोला। अरे अलमीरा बीबी, क्या हुआ आपको? रामनाथ ने इसे यूं भागते देखा तो पूछा। पूरा लाउंज इसकी चीखों से गूंज उठा था। अलमीरा कहाँ है सिला? पता नहीं जीनिया पे, मुझे उठाने के बाद वो। सिला की बात बीच में रह गई थी। अलमीरा की चीखों ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली। बड़े से डाइनिंग हॉल में जीनिया, सिला और जेके प्रोडक्शन की पूरी टीम मौजूद थी सिवाय अलमीरा के। ये तो मीरा की आवाज़ है। जीनिया पे परेशान हुई। वो एक झटके से उठी और लाउंज की तरफ बढ़ी, जहाँ कारपेट पर अलमीरा अपने दोनों हाथ कानों पर रखे आंखें बंद किए जोर जोर से चीख रही थी। मीरा, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? वो सब इसकी तरफ बढ़े, लेकिन मीरा किसी की सुन नहीं रही थी। अलमीरा, होश करो, क्या हो गया तुम्हें? जीनिया ने इसे कंधों से पकड़कर झटका दिया। रामनाथ के तो सांस सूखे पड़े थे। वो राम राम बड़बड़ा रहा था। रिलैक्स मीरा, क्या हुआ है मुझे बताओ। मीरा को हैरानी से अपनी जानिब देखते पाकर जीनिया ने दोबारा पूछा। वो वहाँ बाग में? हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ बाग में? वो वहाँ रिहान। अलमीरा इतना कहकर जीनिया से लिपट गई थी। वो शदीद डरी हुई थी। क्या हुआ रिहान को? वो हापी वो रिहान का। मीरा बता नहीं पा रही थी। अब वो हिचकियों से रो रही थी। पानी पियो मीरा। सिला ने पानी का गिलास इसके सामने किया, जिसे वो एक ही सांस में पी गई थी। वहाँ मौजूद सब लोग इसे ही देख रहे थे। पानी पीने के बाद मीरा के हवास थोड़े से बहाल हुए। फिर कोई बुरा सपना देखा? सिला ने पूछा। सिला, बुरा सपना कमरे में देखा जाता है, बाग में नहीं। जीनिया ने सिला को डिपटा। ओह सॉरी, वो शर्मिंदा हुई। सब ठीक है, आप लोग नाश्ता करें, मैं पूछ लूँगी मीरा से। जीनिया के कहने पर जेके की पूरी टीम डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। अब बताओ, क्या देखा था तुमने बाग में? और तुम इतनी सुबह सुबह वहाँ क्या लेने गई थी? आपी, मैंने रिहान को देखा। वो बाग में इसके पीछे गई थी। व्हाट? रिहान और लंदन में? सिला हैरान हुई। हाँ, जब मैं बाग के अंदर गई तो वो वहाँ ऊपर से। एक बार फिर मीरा के चेहरे पर खौफ फैल गया। अलमीरा, रिहान लंदन में नहीं है, वो पाकिस्तान जा चुका है। अब वो विजयपुर में भी नहीं है। जीनिया ने इसका हाथ थपथपाते हुए कहा। लेकिन मैंने इसे खुद जाते देखा, और वो कटा हुआ सर, वो रिहान का था। वो खून, वो। मीरा मेरी जान, निकल आओ इस खौफ के असर से। सब ठीक है, अभी मेरी रिहान से बात हुई थी, वो रात की फ़्लाइट से पाकिस्तान जा चुका है, सब ठीक है। जीनिया ने इसका चेहरा दोनों हाथों से थामते हुए प्यार से कहा। अलमीरा की आंखों में नमी चमकी। सब ठीक है। जीनिया के कहने पर मीरा ने इस बात में सर हिला दिया। वो खामोश हो गई थी। वैसे भी वो किसी को अपनी बात नहीं समझा सकती थी। सिला की नज़र अलमीरा की कलाई में बंधी इस नाजुक घड़ी पर पड़ी जो इसे रियान ने दी थी। जब जब तुम वक्त देखोगी तुम्हें रियान याद आएगा, और सिर्फ रियान ही याद आएगा। ये वादा है रियान का। महल में रियान के जुमले जैसे गूंज से गए थे। यस माय सन। वो इधर ही पढ़ता था। 18 साल तक वो इसी स्कूल में रहा नहीं रही थी मिस मारना। दानिश ने अपने सामने बैठी मार्था की तस्दीक की। यस यस सेम। वो मुस्कुराई। क्या आप मुझे बताएंगी वो कैसी थी अपने स्कूल लाइफ में? इसका रवैया बाकियों से कैसा था? वो सबसे अलग थी, सब जैसी नहीं थी। वो चुप चुप रहती थी। हमको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद था। कहते कहते मिस मार्था अपनी जून में वापस लौट गई थी। हम नहीं जानता इसको इधर स्कूल कौन लाया था, पर वो बहुत अच्छा चाइल्ड था। मिस मार्था, क्या आप मुझे बताएंगे इसके साथ कोई प्रॉब्लम थी? ऑफिसर दानिश ने अपने गुस्से को मुश्किल कंट्रोल किया। वो इस वक्त एक बोर्डिंग स्कूल में था। वो स्कूल जहां मिस वंडर ने अपनी ज़िंदगी के 18 साल गुजारे थे। वो जो पूछना चाहता था वो मिस मार्था इसे बता नहीं रही थी। प्रॉब्लम नहीं था इसके साथ, इसके पास तो मैजिक था। मैजिक? मिस मार्था की आंखें चमकी। कैसा मैजिक? वो मुतवज्जा हुआ। एक बार इसने हमको कहा था, मदर मार्था आप रात को बाहर मत जाना, आपको चोट लगेगा। फिर
फिर हमने पहले इसका यकीन नहीं किया, लेकिन फिर हमको काम था तो हम नहीं गया। फिर वो बेचैन हुआ। फिर हमको सुबह पता चला कि जिस गाड़ी में हमने जाना था इसका एक्सीडेंट हो गया था रात को। मिस हेलेन वो गया था इस गाड़ी में, इनको सर पर चोट आया। मतलब वो बचपन से ही अनोखा अपना आप रखती थी, लेकिन वो मैजिक, वो पावर, वो चीज़ इसे मिली कहाँ से, वो सोच रहा था। हम बहुत हैरान हुआ। ओके थैंक्स मार्था, फिर मुलाकात होगी। वो इसकी बात काटते हुए उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या वो तुमको मिला? काफ़ी अरसे से हमने इसको नहीं देखा, वो इधर नहीं आया। मिस मार्था की बात सुनकर वो रुका। वो इसे क्या बताता, वो हर रोज़ इसी से तो सामना करता था। वो इसके सामने होकर भी इसको जान नहीं पा रहा था। अगर वो तुमको मिले तो इससे कहना मार्था तुमको बहुत याद करता है। ओके, वो पलट कर मुस्कुराया और फिर चला गया। अभी इसे बहुत कुछ जानना था, बहुत कुछ। मनाजिर कहाँ जा रहे हो? वो एकदम इसके सामने आई। मनाजिर के चेहरे पर बेजारी उभरी। बताओ ना, तुम्हारा मैच है क्या? इसे चुप देखकर मीरा ने एक बार फिर पूछा। तुम मुझ पर इतनी नज़र क्यों रखते हो? क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? वो बोला तो इसका लहजा सख्त था। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी खबर रखना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे हरगिज़ नहीं पसंद कोई मेरी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे। वो चिल्ला उठा। मीरा डर कर पीछे हुई। वो जालिम तो था ही, लेकिन मीरा के लिए तो वो एक बीस्ट बन जाता था। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। फॉर गॉड सेक मीरा, बी मैच्योर, तुम अब बच्ची नहीं रही, 18 साल की हो गई हो। बच्चों वाली हरकतें मत किया करो अब। वो इंतहाई सर्द लहजे में कहता चला गया और वो ना माँ के लिए खड़ी रह गई। अलमीरा, आवाज़ पर वो चौंक कर माजी के ख्यालों से बाहर निकली। वो 5 साल पीछे चली गई थी और अक्सर वो हाल से माजी में पहुंच जाती थी। वो माजी जिसमें मनाजिर था, वो जालिम शख्स। जी आपी, वो खिड़की से हटी और बेड की तरफ आई जहाँ जीनिया आपी बैठी थी। कैसी तबीयत है आप? ठीक हूँ, वो मुस्कुराई। आप कब आई? जब तुम ख्यालों में गुम थी बस तभी। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं आपी, बस ऐसे ही। आप सुनाए, ऑफिस नहीं गई आप? हाँ जाना था आज मैंने, लेकिन फिर सोचा जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तब चली जाऊंगी। आपी मैं ठीक हूँ, मीरा एहतजाजन चिल्लाई। मैं जानती हूँ मीरा तुम ठीक हो और मैं चाहती हूँ तुम बाहर निकलो। इंग्लैंड आई हो तो घूमो फिरो और फिर स्टडी स्टार्ट करो। तुम यहाँ इस महल में कैद होने नहीं आई हो। जी, वो बस इतना ही कह पाई। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। मैं तुम्हें यही कहने आई थी। नहीं आपी, आज नहीं, मेरा दिल नहीं करा। उठ जाओ बोरिंग लड़की, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। आज तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जगहों पर लेकर जाऊंगी। फटाफट तैयार हो जाओ तुम, और तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। जीनिया आपी ने कहते हुए इसकी कबर्ड से एक ड्रेस निकाला और बेड पर रखा। सिर्फ 10 मिनट? वो इसे याद दिलाती बाहर निकल गई, जबकि मीरा एक गहरी सांस लेकर रह गई। दरवाजे पर होती मुसलसल बैल ने इसे किचन से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। उफ, कौन है इस वक्त? मिस वंडर ने बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। मैम योर पार्सल। दरवाजे के बाहर एक लड़का खड़ा था जिसके हाथों में एक पार्सल था। हाँ, मुझे किसने पार्सल भेजा? वह हैरान हुई। साइन प्लीज़। लड़के ने चिट आगे बढ़ाई तो इसने साइन करने के बाद पार्सल लेकर दरवाज़ा बंद किया। पार्सल भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था पार्सल पर। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत उभरी। फोल्ड किए बालों में से कुछ लीटें निकलकर इसकी आंखों और चेहरे को छू रही थी। सोफे पर बैठने के बाद इसने पार्सल खोला। अंदर बहुत खूबसूरत मुख्तलिफ रंगों के 10 जोड़े ग्लव्स दस्तानों के निकले। एक कार्ड पेंसिल पर इसकी झोली में जा गिरा। मिस वंडर ने हैरत से इस कार्ड को उठाया। हाथों को जेबों के अंदर रखने की मजबूरी को दूर करें। मुझे उम्मीद है ये आपके बहुत काम आएंगे। 2 लाइनों में लिखे गए जुमले इसे सब समझा गए थे। ये पार्सल इसे इस शख्स ने भेजा था जिसे इसने 2 दिन पहले अपनी मजबूरी बताई थी। कमाल है, इसे कभी ख्याल ही नहीं आया कि वो अपने हाथों को हर वक्त कोट की जेबों में रखने के बजाय इन पर ग्लव्स भी पहन सकती है। लेकिन वो शख्स इसकी मजबूरी समझ भी गया था और इसका हल भी निकाल लिया था। वो हल्का सा मुस्कुराए। मगर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था? इसकी मुस्कुराहट सिमटी। कुछ सोचने के बाद मिस वंडर ने इन ग्लव्स को वापस इस बॉक्स में डाला और इसे अलमारी में रख दिया। अब इस पार्सल को वो इस शख्स को वापस भेजने वाली थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एपिसोड। और अभी तक तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई हॉरर फिल्म देखते हैं, लाइक 1920 और इस टाइप की जितनी भी हॉरर मूवीज़ हैं ना, जैसे उस तरह के सारे सीन हैं, महल हैं, और जो डरावने सीन है वो भी उसी फिल्म के ही अकॉर्डिंग है। और काफ़ी हद तक ना ऐसे इसको पढ़ने के बाद फिल्म वाली फील आ रही है। मतलब एक नॉवेल का अपना चार्म होता है ना, मतलब उसकी स्टोरी और उसका बैकग्राउंड वगैरह, और इसको पढ़कर ऐसे लग रहा है यार कभी हम राज देख रहे हैं, कभी हम मर्डर देख रहे हैं, कभी कुछ, मतलब इस तरीके की वाइब आ रही है। उसके अलावा ये है कि अभी तो सब करेक्टर एक दूसरे में गुड मूड है।
कुछ नहीं पता चल रहा कौन हीरोइन है, कौन डाइन है, कौन सही है। हाँ, बस एक चीज़ क्लियर हुई है कि ये जो रियान है ना, ये सही बंदा नहीं है। मतलब सारा जो गंद है ना, इसी का ही कुछ ना कुछ फैलाया हुआ है और सारा इसकी वजह से कुछ ना कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं। उसके अलावा ये है कि हॉरर भी है पर इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस एपिसोड के हवाले से क्या ही कहूँ, अभी मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रही, तो आप लोगों को कैसे ही बताऊँ। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड पढ़ते हैं। सो कि 3 एपिसोड में कुछ हमें नया यूनिक देखने को, पढ़ने सुनने समझने को मिल जाए तो क्या ही बात है, सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना गिरदोनवा लोयाल का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।